ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य अध्ययन का। आज के इस लेक्चर में हम लोग सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है इसमें कि बेलूर मठ किस संस्था का मुख्यालय है। आपके विकल्प हैं, पहला है आर्य समाज, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तीसरा है सेवाश्रम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को गेस कर लिया होगा। तो बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का बी, यानी रामकृष्ण मिशन। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन व रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों के वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का बी, यानी रामकृष्ण मिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आपके विकल्प हैं, राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष। बताइए पर राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बता दूं, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है फर्स्ट का सी, यानी प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। मतलब फ्रेंड्स, पहले इसका नाम था योजना आयोग, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग। और यहाँ पर नीति आयोग का फुल फॉर्म भी रखा गया। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। तो सेकंड का सी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। आपके विकल्प हैं, पहला है उमरिया, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है मंडला और चौथा है पन्ना छतरपुर। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन का चूज करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बता दूं, यहाँ पर जो थर्ड का सी है मंडला, ये एकदम सही है। कान्हा किसली नेशनल पार्क का विस्तार मंडला जिले से लेकर बालाघाट जिले तक फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1 जून 1955 को की गई थी। यह एमपी का प्रथम नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये जानना है कि इस पार्क का विस्तार मंडला जिले से लेके बालाघाट जिले तक किया गया है, मतलब हुआ है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे मंडला दे रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका मंडला डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो आपका जो थर्ड का सी है एकदम ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। आपने देखा होगा कि ओलंपिक रिंग्स होते हैं, तो आपको बताना है कि उसमें कितने छल्ले होते हैं। आपके विकल्प हैं 2, 3, 4 या 5। तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को गेस कर लिया होगा। तो बता दूं, जो आपका फोर्थ का डी है यानी 5, ये एकदम सही है। ओलंपिक लोगों में टोटल 5 छल्ले होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ओलंपिक रिंग अलग अलग रंगों के छल्लों से मिलकर बना होता है। इसमें नीले, पीले, काले, हरे, लाल रंग के छल्ले होते हैं। दरअसल ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल अमेरिका को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओलंपिक लोगों में टोटल 5 छल्ले होते हैं और पांचों जो छल्ले हैं ये अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। जैसे नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और लाल अमेरिका को। तो फोर्थ का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। आपके विकल्प हैं, कानपुर, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है लखनऊ, चौथा है गजरौला। तो यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है और आपको बताना है कि राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। बता दूं, उसका जो सही विकल्प है वो है फिफ्थ का ए, यानी कानपुर। तो फिफ्थ का ए इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आपके विकल्प हैं, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल
और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही या फिर डी सही है? तो आपको बता दूं जो सिक्स का बी है यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये एकदम सही है। इन्होंने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। तो सिक्स का बी इज द राइट वन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? आपके विकल्प हैं स्वर्णसिक्ता, दूसरा है पलाशिनी, तीसरा है गंगा, चौथा है ऋजुपालिका। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। तो बता दूं आपको जो सेवेंथ का डी है यानी ऋजुपालिका, ये एकदम सही है। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए महावीर स्वामी को 498 ईसा पूर्व में 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म में कैवल्य जो होता है ये सर्वोच्च ज्ञान होता है। कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान। तो सेवेंथ का जो डी है ऋजुपालिका एकदम यहाँ पर सही विकल्प है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सुपरनोवा क्या है? आपके विकल्प हैं पुच्छल तारा, दूसरा है ग्रहिका, तीसरा है विस्फोटी तारा, चौथा ब्लैक होल। आपको बताना है कि सुपरनोवा क्या है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है और इस क्वेश्चन को आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो बता दूं आपका जो एर्थ का सी है यानी विस्फोटी तारा, ये एकदम सही है। सुपरनोवा आपका एक विस्फोटी तारा है। बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। तो 9वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो आपके विकल्प हैं अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है हुमायूं और चौथा है शाहजहां। आपको बताना है कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 9th का बी यानी बाबर। बाबर का पूरा नाम जो था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, लेकिन बाबर अपने नाम बाबर से ही फेमस हुआ। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और बाबर ने खुद की आत्मकथा बाबरनामा लिखी जो तुर्की भाषा में थी। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबरनामा किसने लिखी है। तो बाबरनामा ये बाबर की आत्मकथा थी जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी, ये तुर्की भाषा में थी। तो 9th का जो बी है बाबर, ये एकदम सही है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने चलाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है कि सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन है। आपके विकल्प हैं बलिया, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा है बस्ती और चौथा है बाराबंकी। आपको यहाँ दिया ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो बता दूं आपका जो 10th का ए है बलिया, ये एकदम सही है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कई बार डिस्कस किया है और हर बार मैंने आपको बताया है कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन है, सबसे पूर्वी कौन है और सबसे दक्षिणी कौन है। तो हर बार की तरीके से इस बार मैं फिर डिस्कस से तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है तथा सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। सो आपका जो 10th का ए है बलिया, ये एकदम सही है। अगर आपको लगे कि वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है तो अपनी कॉपी भी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? आपके विकल्प हैं मोतीलाल नेहरू, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो आपको बता दूं आपका जो सही विकल्प है वो है 11th का बी यानी जवाहरलाल नेहरू। तो 11th का बी इज द राइट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे? तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं, पहला है वसुमित्र, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है महाकश्यप, चौथा है सभाकामी। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो बता दूं आपका जो 12th का सी है यानी महाकश्यप है वो एकदम सही है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानना क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी।
तो जो 12th का सी है महाकश्यप, ये एकदम सही है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया? आपके विकल्प हैं पीतल, दूसरा है कांसा, तीसरा है लोहा और चौथा है तांबा। आपको बताना है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया। तो यहाँ पर जो 13 का डी है तांबा, ये एकदम सही है। सबसे पहले मनुष्य ने तांबे धातु का इस्तेमाल किया औजार बनाने हेतु। जो 13 का डी है तांबा, ये एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आपके विकल्प हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर कुमारगुप्त। आपको बताना है कि 14 नंबर क्वेश्चन में सही विकल्प क्या है। आपको बता दूं, यहाँ पर जो 14 का सी है यानी चंद्रगुप्त सेकंड, ये एकदम सही है। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का महान राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो 14 का सी एकदम यहाँ पर सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 10 सितंबर, 10 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 14 सितंबर। तो आपको यहाँ बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? आपको बता दो कि जो 15 का डी है 14 सितंबर, ये एकदम सही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका विकल्प हो जाएगा 14 सितंबर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो आपका विकल्प हो जाएगा 10 जनवरी। तो जो 15 का डी है ये एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। आपके विकल्प हैं 1, 2, अनंत या 0। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको आप समझेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 मिरर रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई मिरर आमने सामने रखा हुआ है और उसके बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब वहाँ पे इनफाइनाइट आपके इमेज बनते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है 16 का सी, अनंत। ये एकदम सही है। ये आपने कई बार देखा होगा जब आप लोग बाल कटवाने नाई के दुकान पर जाते हैं, एक शीशा आपके सामने होता है और एक शीशा आपके पीछे होता है। तो वहाँ आपके जो फेस होते हैं ना, वो बहुत सारे दिखते हैं, वहाँ पे कई सारे आपको दिखते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो 16 का सी है अनंत, ये एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आपके विकल्प हैं उड़ीसा, झारखंड, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है ए और बी। आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही विकल्प है वो है 17 का ए, उड़ीसा। ये एकदम सही है, बाकी सारे आपके रॉन्ग हैं। देखिए, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 17 का ए यानी उड़ीसा। आपको फिर से बता दूं कि आपका जो IST है यानी आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये आपके कुल आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो आपका जो 17 का ए है उड़ीसा, ये एकदम सही है, बाकी सारे आपके ऑप्शन रॉन्ग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है?
आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल जो है वो किस देश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो आपके विकल्प यहाँ पर हैं, पहला है भूटान, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है नेपाल और चौथा है बांग्लादेश। बताइए क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आपको बता दूं कि जो 18 का बी है म्यांमार, ये एकदम सही है। पश्चिम बंगाल भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है, जबकि म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल जो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ में सीमा को साझा करता है, जबकि म्यांमार को ये टच स्पर्श नहीं करते। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 18 का बी यानी म्यांमार। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संसदीय प्रणाली में शून्य काल किस देश की देन है। आपको बताना है यहाँ पर कि संसदीय प्रणाली में जो शून्य काल होता है ये किस देश की देन है। तो आपके विकल्प हैं भारत, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। तो आपको बता दो कि जो 19 का ए है भारत, ये एकदम सही है। या फ्रेंड्स, शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। 0R या शून्यकाल भारतीय संसद से ही निकला एक आइडिया है, यानी इसकी शुरुआत भारत से ही हुई। तो जो 19 का ए है ये एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर है। तो आपके विकल्प हैं पुणे, दूसरा है नासिक, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है भोपाल। आपको बताना है कि पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को गेस कर लिया होगा। तो बता दूं आपका जो 20 का जो ए है पुणे, ये एकदम सही है। 20 ए का जो आंसर पुणे है ये एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डूबते हुए सूरज का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब सूरज उगता है और जब सूरज अस्त होता है तो सूरज का जो रंग है वो लाल होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला है ध्रुवण, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है प्रकीर्णन और चौथा है अपवर्तन। बता दूं यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 21 का सी यानी प्रकीर्णन। अब बात यहाँ पे प्रकीर्णन की हुई है, तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकीर्णन आखिर होता क्या है। देखिए, जब किरण बहुत छोटे कणों पर गिरता है तब वे कण प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं और इस प्राकृतिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जब सूर्य से किरणें आती हैं, ठीक है, जब सूर्य से प्रकाश आता है, किरणें आती हैं, तो वो जो प्रकाश होता है, जो किरणें होती हैं, वो छोटे छोटे कणों पर टकराती हैं और कणों पर टकराने के बाद में जो प्रकाश होता है वो बिखर जाता है और इसी बिखराव को हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। अच्छा, क्या कारण है यहाँ पर स्पेशली कि सूर्य का जो रंग है अस्त के समय लाल दिखाई देता है या फिर उगते समय लाल दिखाई देता है। तो उगते व डूबते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के 7 रंग में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक व नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसी कारण अपवर्तन के समय नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है व लाल रंग सबसे कम। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 21 का सी, प्रकीर्णन इज द राइट वन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। मतलब कोई चीज़ ठोस से अगर सीधे गैस में परिवर्तित हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आपके विकल्प हैं वाष्पीकरण, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, तीसरा है संघनन और चौथा है निक्षेपण। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो आपको बता दूं, आपको जो 22 का बी है ऊर्ध्वपातन, ये एकदम सही है और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कपूर को अगर गर्म करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होता है। देखिए, कपूर आपका जो होता है ये ठोस फॉर्म में होता है, ये आपका सॉलिड होता है, लेकिन जब इसे आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊर्ध्वपातन क्रिया के थ्रू ये सीधे आपका गैस में चेंज हो जाएगा, ये मेल्ट नहीं होता है कि गल गया आपका। तो जैसे कपूर हो गया आपका, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया आदि। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे आपका कपूर होता है ये ठोस होता है, अगर इसे आप गर्म करते हैं तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये पिघलेगा नहीं, ये सीधे सीधा गैस बन के ये हवा में उड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये चीज़ आप अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो 22 का बी है ऊर्ध्वपातन, ये एकदम सही है। चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आरटीआई विधेयक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ।
मतलब जब आरटीआई एक्ट आया तो उस समय के मौजूदा राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, पहला है अब्दुल कलाम जी, दूसरा है प्रतिभा पाटिल, तीसरा है KR नारायण, चौथा है प्रणब मुखर्जी। और आई होप कि अब तक आपने गेस कर लिया होगा राइट ऑप्शन को। तो बता दूं आपका जो सही विकल्प है 23 का ए, यानी अब्दुल कलाम जी उस टाइम के करंट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम है APJ अब्दुल कलाम। तो 23 का ए है, ये एकदम सही है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको बताना है कि चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो आपको बता दूं, आपका जो 24 का सी है ऋग्वेद, ये एकदम सही है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और इसमें कुल आपके 10 अध्याय हैं। इसमें टोटल 10 अध्याय हैं। तो 24 का सी एकदम सही है। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा गया आपसे कि अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर अवस्थित है? आपके विकल्प हैं जाइर, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है जाम्बेजी और चौथा है नाइजर। आपको बताना है कि विक्टोरिया फॉल जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो बता दूं, आपका जो सही विकल्प है वो है 25 का सी, यानी जाम्बेजी। तो विक्टोरिया फॉल्स आपका जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन थे और आपको बताना है कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।